गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप 70 नंबर तक का मशीनरी का अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अभी आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है 71 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो चलिए, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर लीजिए। साथ ही अगर नए कैंडिडेट हैं तो आप बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल की वीडियो की सीरीज है विभिन्न सब्जेक्ट की, उसका आप स्टडी करके तैयारी को पक्का कर सके, एग्जामिनेशन को पास करके सर्टिफिकेट को गेन कर सकें और सब्सिडी और डिफरेंट सब्सिडी की वैकेंसी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, उसको वो अपने एग्जामिनेशन को पास करके जॉब को सिक्योर कर सकें, जॉब पा करके अपने लाइफ को बेटर कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 51 दिखाई दे रही है, उसको पढ़ते हैं। क्या कहता है, मेरे कर्सर के साथ अपना नजर को घुमाने का प्रयास कीजिए। द वाल्व गियर विच डज नॉट कॉल फॉर इसेंट्रिक इज नोन एज। यहां पर वाल्व गियर क्या कहलाता है उसके बारे में समझते हैं, फिर इसेंट्रिक के बारे में समझते हैं। तो यहां पर वाल्व गियर का मतलब होता है द वाल्व गियर ऑफ स्ट्रीम इंजन। स्ट्रीम इंजन का जो वाल्व गियर होता है इज द मैकेनिज्म, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो ऑपरेट्स द इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व। जो एग्जॉस्ट वाल्व और इनलेट वाल्व को ऑपरेट करता है वो कहलाता है गियर, वाल्व गियर। क्लियर है फ्रेंड्स। ऐसा गियर जो कि एग्जॉस्ट वाल्व और इनलेट वाल्व को ऑपरेट करता है किसमें, स्टीम इंजन में, उसको कहते हैं वाल्व गियर। इट कैन ऑल्सो सर्व एज द रिवर्सिंग गियर। इसको साथ में रिवर्सिंग गियर के रूप में भी सर्व करते हैं। इट इज समटाइम्स रिफर टू एज द। अब यहां पर आपने समझ लिया कि वाल्व गियर क्या होता है। एक दूसरी वर्ड है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, यहां पर आप देख लीजिए। इसेंट्रिक मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इसेंट्रिक इज ए सर्कुलर डिस्क। मतलब इसेंट्रिक सीव ही जो है सर्कुलर डिस्क कहलाती है। जैसा कि आप लोग सीडी के देखते होंगे, सीडी जो रहती है कैसेट, उसको आप देखते होंगे, तो सर्कुलर डिस्क होती है, इसेंट्रिक सीव कहलाती है। जो सॉलिडली फिक्स्ड टू ए रोटेटिंग एक्सल, जो रोटेटिंग एक्सल के साथ सॉलिडली फिक्स्ड होती है, उसी को हम लोग इसेंट्रिक बोलते हैं। जैसा कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, फिगर में भी कट पेस्ट करके रखा हूं कि अब ये पढ़ लेते हैं फिर से प्रश्न, फिर जो है फिगर पर आते हैं। द वाल्व गियर विच डज नॉट कॉल फॉर इसेंट्रिक इज नोन। जिसको हम लोग इसेंट्रिक नहीं कह सकते, ऐसा वाल्व गियर को क्या कहते हैं, मेयर एक्सपेंशन वाल्व गियर, बी नंबर ऑप्शन हॉक वर्थ वाल्व गियर, सी नंबर वाल्स चैरेट वाल्व गियर, डी नंबर जॉय वाल्व गियर, ई नंबर ऑल ऑफ द एबव। तो यहां पर जो वाल्व गियर जो कि इसेंट्रिक जिसको नहीं कहते हैं वो कहलाता है जॉय वाल्व गियर। देखिए जॉय वाल्व गियर के संबंध में ये क्या कह रहा है। जॉय वाल्व गियर यहाँ पर है, आपको दिखाई दे रही है पिक्चर में, जो यहाँ पर जो दिखाई दे रही है ये भी जॉय वाल्व गियर का ही फिगर है। इसमें जो है आप देखिए क्या कहता है, जॉय वाल्व गियर इज ए टाइप ऑफ स्टीम लोकोमोटिव वाल्व गियर। ये स्टीम लोकोमोटिव वाल्व गियर का एक प्रकार है जॉय वाल्व गियर, डिजाइन्ड बाय डेविड जॉय, जो कि डेविड जॉय द्वारा डिजाइन की गई है। लोकोमोटिव एंड मेरीन इंजीनियर में इसकी जो है उपयोग आती है एंड पेटेंट ऑन 8 मार्च 1879 द ब्रिटिश पेसेंट वाज नॉट। तो यहां पर जो है वाल्व जॉय वाल्व गियर आप टिक लगा करके, इसेंट्रिक जो कि नहीं रहती है ये याद रखना है, वाल्व गियर का एक प्रकार है जॉय वाल्व गियर। आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न में। ये जो है 72 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रही है, पढ़ते हैं फ्रेंड्स। What you have to do when disconnecting the emitter from the terminals of the city। यहां पर सिटी का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है कि सिटी होती क्या है। तो ये जो सिटी है, यानी कि जो सिटी टर्मिनल्स हैव टू बी शॉर्टेस्ट फर्स्ट एंड देन एमीटर कैन बी रिमूव्ड। तो यहां पर सिटी व्हाट यू हैव टू डू व्हेन डिस्कनेक्टिंग द एमीटर फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ सिटी। सिटी के टर्मिनल से जब आप एमीटर को डिस्कनेक्टिंग करते हैं तब
क्या होता है, ऐसा पूछा जा रहा है कि व्हाट यू हैव टू डू, क्या आप करते हो व्हेन डिस्कनेक्टिंग द एमीटर फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द सिटी। सिटी के टर्मिनल से जब एमीटर को डिस्कनेक्टिंग करते हो तो आप क्या करते हो। ये नंबर अर्थिंग द सेकेंडरी ऑफ सिटी, सिटी के सेकेंडरी को अर्थिंग करते हो। शॉर्ट सर्किटिंग द टर्मिनल ऑफ द सिटी बिफोर डिस्कनेक्टिंग द एमीटर, एमीटर को डिस्कनेक्टिंग से पहले सिटी के टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किटिंग करते हो। स्विचिंग ए हाई रेजिस्टेंस शंट बिटवीन टर्मिनल्स T and T after disconnecting the emitter, एमीटर के डिस्कनेक्टिंग के बाद टर्मिनल T के बीच में आप जो है शंट को, हाई रेजिस्टेंस शंट को स्विचिंग करते हो। डिस्कनेक्टिंग प्राइमरी फ्रॉम द सप्लाई, सप्लाई से प्राइमरी सप्लाई से जो है डिस्कनेक्टिंग करते हो। नो नन ऑफ दी अबव। तो यहां पर जो सिटी से टर्मिनल का एमीटर को डिस्कनेक्टिंग जब करते हैं तो जो आपको करनी क्या रहती है, तो एमीटर डिस्कनेक्टिंग करने से पहले सिटी के टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किटिंग करनी पड़ती है, जिसके संबंध में कट पेस्ट करके रखा हूं मैं यहाँ पे। इफ द सर्किट इज ऑन, जब सर्किट ऑन रहती है तो एंड यू नीड टू रिमूव द एमीटर, और जब आप सर्किट ऑन रहती है और एमीटर को रिमूव करना रहता है, हटाना रहता है, तो सिटी टर्मिनल्स हैव टू बी शॉर्टेस्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले सिटी टर्मिनल्स को शॉर्ट करिए एंड देन एमीटर कैन बी रिमूव, तब जो है एमीटर को रिमूव करिए। तो यहां पर इसी को कहा गया है कि एमीटर को डिस्कन्टिन्यूटिंग करने के पहले यानी कि रिमूव करने के पहले सिटी के टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किटिंग करना है, शॉर्ट फर्स्ट करना होगा सिटी के टर्मिनल्स को। तो ये आप समझ गए होंगे, इसका रेफरेंस भी आप देख लिए। 72 का बी नंबर को टिक लगा के आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। ये रही आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। क्या कहता है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का ट्रांसपोजिशन क्या होता है। ये नंबर रिड्यूस लाइन लॉस, बी नंबर रिड्यूस स्किन इफेक्ट, सी नंबर बैलेंस द वोल्टेज ड्रॉप, डी नंबर रिड्यूस कोरोना, ई नंबर फॉर गुड अपीयरेंस। तो यहां पर देखिए मैं कट पेस्ट करके रखा हूं कि ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर्स रिफर टू द एक्सचेंजिंग ऑफ पोजीशन ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के पोजीशन को एक्सचेंजिंग करना ही जो है ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर कहलाता है। ऑफ ए 3 फेज सिस्टम, जो 3 फेज सिस्टम रहती है उसके लिए कहा गया है। अलोंग द ट्रांसमिशन डिस्टेंस, जो कि ट्रांसमिशन डिस्टेंस है उसके बीच में ही, इसके लॉन्ग ही करना है। इन सच ए मैनर दैट ईच कंडक्टर ऑक्यूपाइज द ओरिजिनल पोजीशन, ताकि जो है प्रत्येक कंडक्टर अपने ओरिजिनल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर जाए ऑफ एवरी अदर कंडक्टर ओवर इक्वल डिस्टेंस। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये एक सर्किट है जो फेस है, फेस वायर है, जिसको आप टिल्ट करके पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। फिर यहां पर सेंटर में आ गई, फिर ये जो सेंटर से आप जो है बॉटम में लेके आ गए, तो ये जो ए का पोजीशन था वो आप ओरिजिनल पोजीशन में आप पूरे होल डिस्टेंस तक, जो कि आप कह रहे हो कि पोजीशन ऑफ कंडक्टर ऑफ 3 फेस सिस्टम अलॉन्ग द ट्रांसमिशन डिस्टेंस, ये पूरे ट्रांसमिशन डिस्टेंस में उसके ओरिजिनल पोजीशन तक आप उसको पहुंचाने का काम करते हो, यही कहलाती है ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जिसको बैलेंस द वोल्टेज ड्रॉप, जो वोल्टेज ड्रॉप होती है ट्रांसमिशन के दौरान में, उसको आप बैलेंस करने के लिए ये ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का सिस्टम को अपनाते हो। तो 73 का सी को आपने टिक लगा लिया है फ्रेंड्स। अब आते हैं 74 नंबर पे। क्या कहता है, एन एटमोस्फियरी कंटेनिंग एन एनी इनफ्लेमेबल गैस। एटमोस्फियर जो है, कोई भी एटमोस्फियर जो आपको कंटेनिंग करके रखा है इनफ्लेमेबल गैस या वेपर को, कोई भी इनफ्लेमेबल गैस है, CH4 है, CO है, H2 है, वो कंटेनिंग करके रखा है या वेपर को करके रखा है इन कॉन्सेंट्रेशन केपेबल ऑफ इग्निशन, जो कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है कि वो इग्निशन के लिए कैपेबल है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी आग लगने के लिए कैपेबल है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। ये नंबर क्लियर एटमोस्फियर, तो क्लियर एटमोस्फियर तो कह नहीं सकते। बी नंबर पॉल्यूटेड एटमोस्फियर, सी नंबर आइडियल एटमोस्फियर, डी नंबर हजार्डस एटमोस्फियर, ई नंबर फॉग एटमोस्फियर। तो यहां पर खतरनाक है, अगर इनफ्लेमेबल गैस वातावरण में उपस्थित है, वेपर उपस्थित है, तो हजार्डस एटमोस्फियर कहलाएगा। डी नंबर को टिक लगाते हुए आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। कॉमन सेंस वाले प्रश्न है जो आप लेजिस्लेशन पढ़ते हैं उससे समझ सकते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ केज सस्पेंशन गियर सेल नॉट बी लेस देन। तो सस्पेंशन गियर जो कि रेगुलेशन तुरंत आपके दिमाग में आती है 86, उसमें ये बात बताया गया है कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो 10 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर 100 टन का लोड सहन कर सकती है
सेफ्टी हुक जो कि सस्पेंशन गियर का एक पार्ट है 100 टन का लोड सहन कर सकती है, तो उस पर आप 10 टन से अधिक लोड नहीं दे सकते, जो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने 10 रख करके उसका आप यूटिलाइज करते हैं, वैसा लोड आप देते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ और स्टैटिक लोड या जो आपने लोड अप्लाई कर रहे हैं मैक्सिमम स्टैटिक लोड जिसको बोलते हैं, उन दोनों का रेशियो ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर सस्पेंशन गियर जो 86 का सब रेगुलेशन 3 है उसको पढ़ के देखिए। The factor of safety shall not be less than 10 for component of suspension gear and threaded joints shall be avoided। तो threaded joint और suspension gear threaded joint को अवॉइडेड करते हुए सस्पेंशन गियर के कंपोनेंट्स का कोई भी कंपोनेंट्स हो, चाहे सेफ्टी हुक हो, चाहे वो केज चेन हो, चाहे ट्रेंगुलर प्लेट हो, इन सभी का जो रोप केबल हो, उन सभी का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 से कम नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में जो दूसरी नंबर की पॉइंट कही है उसको भी देख लीजिए, जो कि आपसे प्रश्न पूछ सकती है एग्जाम में। ऑल पार्ट्स ऑफ सस्पेंशन गियर इन रेगुलर इन यूज सेल अनलेस अदरवाइज परमिटेड बाय द चीफ इंस्पेक्टर बी रिन्यूड आफ्टर ए पीरियड ऑफ सर्विस ऑफ नॉट मोर देन 6 ईयर्स। यहाँ 6 ईयर जो की नंबर है उसको आपको ध्यान में रखना है कि आप 6 साल से अधिक किसी भी पार्ट का यूज नहीं करेंगे सीएम के जब तक वो ना कहते हैं तो या उससे शॉर्टर इंटरवल पर भी जो है उसको एक्सचेंज करने के लिए कह सकते हैं। तो आप ई नंबर 10 ईयर को और 10 टाइम्स को आप जो है टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, क्या कहता है 76 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ड्रिल मशीन ऑफ ओपन कास्ट माइन इज स्पेसिफाइड बाय द, जो ड्रिल मशीन होती है जनरली जितने HEMM उपकरण होती है ओपन कास्ट की, उसको आप स्पेसिफाई करते हो, उसकी कैपेसिटी को एक तरह से जानते हो कि वो किस कैपेसिटी का है। तो आप ये कहते हो कि जो ओपन कास्ट माइंस में यूज होने वाली सॉवेल मशीन है, जो सॉवेल करने के काम क्या करती है, ब्लास्टिंग मटेरियल को उठा करके डंपर में लोड करती है। तो ये एक बार में कितना उठाती है वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है, जो कि बकेट कैपेसिटी से हम लोग उसको मेजर करते हैं, जो कि इंडिया में 3.2 क्यूबिक मीटर से लेकर के 24 क्यूबिक मीटर तक की, जो कि एनसीएल के माइंस में 24 क्यूबिक मीटर वाली भी यूज होती है। तो वो आपकी साइज स्पेसिफाई करते हो, बकेट की साइज से स्पेसिफाई करते हो। उसी तरह से आप जो डोजर इस्तेमाल करते हो, तो डोजर जो चलती है वो कितने पावर पर चलती है, जैसे 355 किलोवाट की डोजर, उसको इससे स्पेसिफाई करते हो। ड्रिल होल जो होल बनाने के लिए यूज की जाती है, उसका जो डायमीटर होती है, कितना डायमीटर का वो होल लगा सकती है, जिसको ड्रिल बिट के आधार पर हम लोग डायमीटर ऑफ ड्रिल बिट के आधार पर जो है उसको जज करते हैं कि वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। तो यहाँ पर ड्रिल बिट की डायमीटर से हम लोग उसको स्पेसिफाई करते हैं, या जो शॉर्ट होल तैयार होती है, होल जो बोर होल जो तैयार होती है, वो उससे जो है स्पेसिफाई करते हैं कि वो ड्रिल की कैपेसिटी उतनी है। उसी तरीके से जो डंपर होती है, जो डंपर रोड में चलती है, टायर माउंटेड डंपर, वो डंपर का डाला में कितना टन कोयला या ओबी आ सकता है, वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। तो जो डिफरेंट मशीन है उसकी कैपेसिटी हम लोग किससे स्पेसिफाई करते हैं, इसके लिए आपको जो विनिंग एंड वर्किंग की जो क्लासेस है या मशीनरी की क्लासेस है उसको जो है आपको अटेंड करनी होगी फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। आपके सामने दिखाई दे रही है ड्रिल मशीन ऑफ ओपन कास्ट माइन इज स्पेसिफाइड बाय द आंसर। नंबर ए को आप टिक लगा लिए होंगे, डायमीटर ऑफ द ड्रिल बिट, जिसमें आप ये दिख रही है कि ये ड्रिल मास्ट है, ड्रिल मास्ट के साथ ये रॉक ड्रिल लगी हुई है, और यहां पर आप इंपैक्ट सिस्टम, ये यहां से यहां तक को कहते हैं कि इंपैक्ट डालती है, प्रेशर डालती है पूरी सिस्टम, जिसको इंपैक्ट सिस्टम कहते हैं। जहां पर यहां ड्रिल रॉड लगी हुई है और ड्रिल रॉड के साथ माउथ में ड्रिल बिट लगी हुई है। तो ये ड्रिल बिट की साइज ही जो है होल की डायमीटर डिसाइड करती है। यहां पर आप ड्रिल मशीन देख रहे हैं जो कि क्राउलर माउंटेड मशीन है, और ये साइड में आपकी एक बेंच है जिसमें आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 नंबर का ड्रिल रॉड को आप इस्तेमाल करते हुए होल की डेप्थ को आप जैसा चाहते हैं, जितना डेप्थ का चाहते हैं उतना डेप्थ का आप ड्रिल कर लेते हैं, शॉर्ट होल कर लेते हैं। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 नंबर का ड्रिल रॉड लगी हुई है। अब यहां पे जो बोर होल का डायमीटर दिखाई दे रही है, यानी कि बोर डायमीटर, यानी कि जो आप शॉर्ट होल बनाते हो उसकी डायमीटर, जो कि 64
हाई से शो किया जा रहा है। होल डायमीटर को जनरली इसी से शो किया जाता है, जो कि 64 से 127 mm तक का जो है यूज करने की दिखाई गई है। ड्रिलिंग लेंथ दिखाई गई है 20 मीटर से कम नहीं है, 20 मीटर के बराबर है या उससे कम है। यहाँ नंबर ऑफ कनेक्टेड ड्रिल रॉड्स जो है दिखाई हुई है। तो ये तरह से आप ड्रिल रॉड देख रहे हैं, ड्रिल मशीन यहाँ पे खड़ी है और ये जो है ड्रिलिंग होल लगा रही है। तो इस पिक्चर से आपको क्लियर और अच्छे से हो गई कि ड्रिल बिट की डायमीटर से ड्रिल मशीन के हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, उसकी कैपेसिटी के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। अब आपके सामने दिखाई दे रही है फॉल्ट्स इन अंडरग्राउंड केबल। केबल में जो फॉल्ट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्राउंड फॉल्ट्स। कौन कौन सा फॉल्ट होती है उसको देख रहे हैं। ए नंबर ग्राउंड फॉल्ट्स, बी नंबर शॉर्ट सर्किटिंग बिटवीन फेसेस विथ और विदाउट ग्राउंडिंग, विथ और विदाउट ग्राउंडिंग, सी नंबर डिसकंटिन्यूटी, डी नंबर ऑल दी अबव, सी नंबर नन ऑफ दी अबव। तो फॉल्ट जो होती है केबल के अंदर, ग्राउंड फॉल्ट को भी हम लोग कह सकते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग को भी कह सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी को भी कह सकते हैं, यानी कि उसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, डिसकंटिन्यू हो गई है। तो ये ऑल दी अबव डी नंबर को टिक लगा के आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। केबल की फॉल्ट के बारे में आपने जान गया। 78 नंबर की क्वेश्चन क्या कहती है, देखिए, व्हाई द स्टीम पाइप लाइन कमिंग फ्रॉम द बॉयलर टू द वाइंडिंग इंजन शैल बी इंसुलेटेड। जो वाइंडिंग इंजन के लिए जो बॉयलर से स्टीम बनती है और वो स्टीम पाइप के थ्रू आती है बॉयलर इंजन तक, तो वो इंसुलेटेड होती है। तो वो इंसुलेटेड क्यों होती है? तो रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए। बी नंबर कहता है प्रोटेक्ट फ्रॉम द फायर, आग से प्रोटेक्ट करने के लिए। सी नंबर कहता है रिड्यूस द कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, स्टीम के कंडेंसेशन को कम करने के लिए। ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो कंडेंसेशन का मतलब, आप तो रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए, फायर से प्रोटेक्ट करने के लिए का मतलब समझ ही रहे हैं, लेकिन कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है आप यहां से समझ लीजिए। कंडेंसेशन मतलब कन्वर्सन ऑफ वेपर, स्टीम या गैस इनटू ए लिक्विड। लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए, फिर से आपने बॉयलर से पानी को गर्म करके वेपर बनाया है और वो एक फोर्स का काम करती है, स्टीम का काम करती है, जिससे आप इंजन को रोटेट करते हो। तो फिर से अगर वो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो गई बॉयलर से इंजन तक पहुंचने में, तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए ये कंडेंसेशन को रिड्यूस ही करती है। जो इंसुलेटेड रहती है पाइप के ऊपर जो इंसुलेशन लगी रहती हुई है, जो हीट को एटमॉस्फेयर से कनेक्ट नहीं होने देती, यानी एटमॉस्फेयर का चाहे टेम्परेचर जो भी रहे, अपने जो स्टीम का टेम्परेचर है उसको डाउन नहीं होने देती, और वो स्टीम के रूप में ही पहुंचाती है कहां तक? वाइंडिंग इंजन मशीन तक, जिससे कि हमारा ड्रम रोटेट होता है और वो केज या स्कीप को हम लोग अप डाउन शाफ्ट में करते हैं फ्रेंड्स, या अन्य कोई वर्क कराते हैं। तो यहां पर 78 नंबर का क्वेश्चन आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट आते हैं 79 नंबर के क्वेश्चन में। ये देखिए क्या कहता है, व्हाट इज HRC फ्यूज। HRC फ्यूज, यहां पर HRC का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। क्या चीज? H फॉर हाई, R फॉर रप्चरिंग, C फॉर कैपेसिटी। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। यहां पर हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज का मतलब क्या हुआ, इसको पहले जान लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए हीट रेजिस्टिंग बॉडी। ये जो हीट रेजिस्टिंग बॉडी से तैयार हुई रहती है ये तैयार कंसिस्ट होती है, हीट रेजिस्टिंग बॉडी से कंसिस्ट हुई रहती है। हैविंग मेटल इंड कैप्स, जिसका अंत में जो है मेटल इंड का कैप लगा हुआ रहता है। टू विच इज वेल्डेड सिल्वर करंट कैरिंग एलिमेंट, जो कि वेल्डेड होती है सिल्वर करंट कैरिंग एलिमेंट से, यानी चांदी वाली जो करंट कैरिंग एलिमेंट होती है उससे वेल्डेड होती है। कौन? जिसका इंड जो है कैप से बना हुआ रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फिक्सिंग स्लॉट लगी हुई है और इसका इंड में जो है इंड कैप लगा हुआ है। तो इंड कैप ही जो है इंड कैप ही जो है वेल्डेड होती है सिल्वर कैरिंग करंट एलिमेंट से, सिल्वर करंट कैरिंग एलिमेंट से ये वेल्डेड होती है। द स्पेस विद इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर जो स्पेस होती है सराउंडिंग द एलिमेंट के जो सराउंडिंग होती है, कंप्लीटली पैक्ड विथ ए फिलिंग पाउडर से ये कंप्लीटली पैक्ड होती है। जैसा कि यहां पर दिख रहा है कि जो पाउडर है वो सिलिका सैंड है, सिलिका SiO2 होती है, जो सिलिका सैंड से वो पैक्ड होती है। और उसके ऊपर जो है क्या होती है?
पोर्सिलेन या सिरेमिक बॉडी रहती है। पोर्सिलेन जो चीनी मिट्टी की आप प्लेट दिखाई देते हो, प्लेट से आप जो भोजन करते हो, वो पोर्सिलेन या सिरेमिक प्लेट ही कहलाती है, जो इससे आपकी कवर्ड है। यहाँ पर फ्यूज एलिमेंट लगी हुई है और ये फ्यूज एलिमेंट के बाहर में एक LUG लगी हुई है और ये जो साफ्ट दिखाई दे रही है, लो मेल्टिंग पॉइंट यहां पर है, लो मेल्टिंग पॉइंट इसको बोला जाएगा। तो इस तरह से ये जो पार्ट्स है इसको आप कहेंगे रिड्यूस्ड सेक्शन इन फ्यूज एलिमेंट टू कंट्रोल आर्चिंग को कंट्रोल करने के लिए यहां पर रिड्यूस्ड सेक्शन जो दिखाई जा रही है फ्यूज एलिमेंट का, वो है। इसकी संपूर्ण बॉडी को आप क्रॉस सेक्शन के तहत समझ लिए, ये संपूर्ण बॉडी आप इस पिक्चर के तहत देख सकते हैं, जो कि HRC फ्यूज के नाम से जानी जाएगी, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज के नाम से जानी जाएगी। इसकी दूसरी व्यू इस तरीके से दिखाई देती है, इसकी जो साइड व्यू है इस तरीके से दिखाई देती है। इन नॉर्मल कंडीशन करंट विल फ्लो थ्रू फ्यूज एलिमेंट टू द सर्किट। नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो होती है फ्यूज एलिमेंट के थ्रू, जो कि सर्किट में जाती है। इन शॉर्ट सर्किट के समय देखिए ये कैसे जो है बढ़ जाती है। इन शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड कंडीशन के समय या शॉर्ट सर्किट के समय द फ्यूज एलिमेंट जो होती है, देखिए यहां पर विल मेल्ट होकर के एंड ओपन द सर्किट, और सर्किट को ओपन कर देती है, मेल्ट हो जाती है फ्यूज सर्किट। जो यहां पर देखिए लो मेल्टिंग पॉइंट वाली फ्यूज लगी हुई है HRC, जो कि हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज कहलाती है, वो मेल्ट होकर के फ्यूज को, ये जो कनेक्शन है सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देती है। तो ये सेफ्टी डिवाइसेस के रूप में यूज होती है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, जो कि 80 नंबर प्रश्न है, जो कि आज की आखिरी प्रश्न है। क्या कह रहा है? इन असेंडिंग शेड ऑफ टब व्हाट सेफ्टी अटैचमेंट इज प्रोवाइडेड। फ्रेंड्स, आप जो है 19 सेकंड हो गई है, 23 मिनट तक ये वीडियो चलेगी, जिसके बाद अंत हो जाएगी। मैं यहाँ पर सेफ्टी डिवाइसेस इन हॉलेज रोप वे में बताना चाहता हूं, जिसकी कट पेस्ट भी आपको सामने दिखाई दे रही है। जब केज जो है, सेट ऑफ टब जो है ऊपर की ओर जाती है सेट ऑफ टब, तो यहां पर ये सेट ऑफ टब रस्सी से जुड़ी होती है, रोप केबल से जुड़ी होती है। रोप केबल जो कि आपको दिखाई देता है ठीक इस प्रकार से, ये रोप केबल इससे जुड़ी होती है और रोप इससे जुड़ करके सीधे जो है वाइंडिंग इंजन ड्रम में जो है जाती है, जिसको आप क्रॉस सेक्शन के तहत ये देख सकते हो। ये है कौन सी, सॉरी, वाइंडिंग इंजन ड्रम में हॉलेज ड्रम। ये हॉलेज ड्रम है, जहां पर आप मोटर साथ में लगी रहती है, लीवर्स लगे रहते हैं और ऑपरेटर बैठ करके इसको ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर जो ये टब रहती है, ये टब के साथ यहाँ पर बफर निकली हुई रहती है और एक बफर जब स्ट्रेच्ड रहते हैं तो इसके बीच में जो है कपलिंग, सी कपलिंग से ये जुड़ी रहती है। तो इस तरह से जब ये टब का लूज एसेंड होता है, एसेंड होता है, एसेंडिंग होता है, तो इस केस में यानी ऊपर चढ़ता रहता है, रास्ते में जो है ये ऊपर की ओर चढ़ता जब रहता है, तो उस केस में जो सबसे पीछे वाली टब होती है, जो सबसे पीछे वाली टब के साथ आप ये जो है लगा देते हो, क्या चीज? बैक स्टे, जिसको ड्रैग भी बोलते हैं। या ये ड्रैग जब यहां से टूटती है, कोई भी पार्ट टूटती है, तो ये जो है जमीन में गड़ जाती है और गड़ने के बाद पूरे टब को ड्रिल्ड कर देती है। अगर नीचे में कोई वर्कर काम कर